नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की कोशिशों के बाद भी मजदूरों को सड़कों पर दर्द भरे सफर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रवासी मजदूरों को लेकर राज्य सरकारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी सरकार और शिवसेना में तकरार हो गई, महाराष्ट्र सरकार में तकरार हो गई। शिवसेना ने मुख्यमंत्री योगी की तुलना हिटलर से की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र को सौतेली मां बता दिया। महाराष्ट्र सरकार को ट्वीट किया गया, वो ट्वीट आपके सामने हमने रखा है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और संजय राउत उनको टैग करते हुए लिखा कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ छलावा उनके साथ किया है। महाराष्ट्र सरकार अगर सौतेली मां बनकर भी सहायता कर देती तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस ना आना पड़ता। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है, मुख्यमंत्री को ये लिखना पड़ा है। सीएम योगी ने ये लिखा और ये भी लिखा कि लॉकडाउन में उन्हें उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया, उन्हें घर जाने को मजबूर किया गया। अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। मजदूरों की चिंता का नाटक मत कीजिए। इसके साथ ही एक और ट्वीट किया गया जो कि शिवसेना से राज्यसभा सांसद और सामना के एडिटर संजय राउत के लिए, और इसमें उन्होंने लिखा कि एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो आज निवासियों को, प्रवासियों को यूं वापस ना आना पड़ता। तो आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की थी, जिसके बाद सीएम कार्यालय से ये ट्वीट किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर अब दोनों राज्यों के बीच में वॉक युद्ध चल रहा है, जबकि अभी भी लाखों मजदूर अपने घरों को जाने के लिए रास्ते में ही हैं। तो यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिता की मृत्यु के बावजूद दिन रात प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। यूपी बिहार के मजदूर महाराष्ट्र में खुद भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। ईश्वर उनको सही शब्दों का चयन करने की शक्ति दे और उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, पिताजी की मृत्यु हुई उसके बावजूद 24 घंटे जो श्रमिक आ रहे हैं उनकी चिंता करना, लोगों को क्वारंटीन कराना, लोगों के उपचार करना, मेडिकल चेकअप कराना, इन सारे कामों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हो, उसके लिए हिटलर साइज शब्द मैं समझता हूँ कि अभिशाप है। और इससे उनको शब्दों के संयम रखना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि महाराष्ट्र को अपने राज्य में और अधिक सुधार की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के लोग कोई पराये नहीं है। महाराष्ट्र की आर्थिक संपदा को और अच्छी करने में उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन उनका दोयम दर्जे का व्यवहार वर्तमान सरकार कर रही है, ये उचित नहीं है। महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार में जो प्रवासी उत्तर भारतीय और बिहार के लोग हैं, भूखे प्यासे बगैर किसी सरकारी सहायता के बेचारे दर दर भटक रहे हैं। ट्रेन चलाना चाहिए उनको, तो सरकारों से आदान प्रदान करने चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, उनकी आर्थिक संसाधन की व्यवस्था करना चाहिए। जहां वो काम कर रहे थे उनको वेतन दिलाने की पहल सरकार को करनी चाहिए थी, महाराष्ट्र की नहीं कराया। तो जो ये सियासत शुरू हुई है, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र तोमर जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश महासचिव हैं शिवसेना के। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और हमारे साथ रमेश राय आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी, सवाल आप ही से। आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या क्या लिखा, डिप्टी सीएम ने क्या कुछ लिखा। सवाल यही है कि ये बात तो सच है ना कि महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए शिवसेना की वहां की सरकार, कांग्रेस जो वहां की गठबंधन वाली सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी पीड़ा को नहीं देखा। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जिन्होंने बसें चलाई उनके लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए ठहरने की व्यवस्था की, उन पर इस तरह के एक तो शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह के आरोप कितने सही? पहली बात तो ये है
कि प्रश्न चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों पर लग जाता है कि इतने बड़े उच्च स्थान पर बैठने के बाद भी वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। महाराष्ट्र की सरकार ने 7.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को अपने वाहनों से पहुंचाने का काम किया है। जो सड़कों पर पैदल मजदूर मिले हैं उनको पहचाने का काम किया है और 8 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करके रेल के माध्यम से श्रमिकों को पहुंचाने का काम किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को केवल महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, गुजरात दिखाई नहीं दे रहा, अपने उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। अगर बात माता की है तो उत्तर प्रदेश की माता, चाहे पश्चिम के लोग हो चाहे पूरब के लोग हो, एक ही है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मजदूर वहां से पलायन क्यों कर रहा है? जवाब सवाल तो ये आप ही से पूछा जाएगा ना, शिवसेना की सरकारें क्यों पलायन करने को मजबूर हुए? आपने 7.5 लोगों का डेटा आपके पास है, लेकिन जब रेल मंत्री आपसे डेटा मांगते तब आप डेटा नहीं दे पाते, तब तो आपके पास कोई डेटा नहीं होता। तो इन लोगों के तो फिर पैदल चल रहे लोग कौन थे? पैदल चल रहे लोग कहां से आए? केवल प्रश्न चिन्ह। प्रत्येक पैदल चलने वाले के लिए बसों की व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई। मैंने बताया 7.5 लाख मजदूरों को अपने वाहनों से महाराष्ट्र सरकार ने अपने व्यक्तिगत वाहनों से पहुंचाया है बॉर्डर पर। लेकिन गुजरात दिखाई नहीं देता, कर्नाटक दिखाई नहीं देता, हरियाणा दिखाई नहीं देता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता। संजय राउत खुद इस बात को कहते हैं कि लाखों लोग थे, लाखों लोगों में 7.5 लाख लोगों के लिए आपने व्यवस्था की, बाकियों के लिए क्यों नहीं की? 7.5 लाख लोगों को हमने बसों के माध्यम से पहुंचाया है। बाकी 8 करोड़ रुपए ट्रेन पर देकर, जिसका केंद्र सरकार ने अभी तक 85% देने का वादा किया था, वो पैसा नहीं दिया है। 8 करोड़ महाराष्ट्र सरकार ने देकर रेलवे के माध्यम से और लोगों को रेल मंत्री तो कह रहे हैं कि आप डेटा दीजिए, हम तो ट्रेन चलाने वाले हैं, आपको डेटा ही नहीं दे रहे हैं, आप जानकारी तो दीजिए, आप सूची तो दीजिए। मैं जरा एक बार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं रमेश जी, आरोप प्रत्यारोप के पहले धर्मेंद्र जी आपके पास में आ रहा हूं, एक कमेंट कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डाटा नहीं है। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश का डाटा लेने पश्चिम उत्तर प्रदेश करके आ रहे हैं ना, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। डाटा नहीं है यहाँ का। रमेश जी के पास जाने दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपसे बहुत सारे सवाल हैं जो सिर्फ आप से अभी पूछे जाने के। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश जा रहा है, लेकिन डाटा नहीं है मुख्यमंत्री साहब के पास पश्चिम उत्तर प्रदेश के मजदूरों का। वो महाराष्ट्र के मजदूरों का डाटा मांग रहे हैं, गुजरात के मजदूरों का डाटा नहीं मांग रहे, हरियाणा के मजदूरों का डाटा नहीं मांग रहे। लेकिन वो इसलिए मांग रहे हैं ना क्योंकि कर्नाटक के मजदूरों का डाटा नहीं चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र का चाहिए। ये वहां की सरकार उनको नहीं देख रही, तो योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र, रमेश जी के कमेंट ले लीजिए। इसी को तानाशाही कहते हैं। वो विपक्ष से बात करने को तैयार नहीं है, वो विपक्ष से बात करने को तैयार नहीं है। ये तानाशाही है यार, इसीलिए कहा गया तानाशाही हिटलरशाही है। ठीक है रमेश जी, आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक सरकार दूसरे को कोस रही, दूसरी इसको कोस रही, कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी संख्या है, इतने लोगों को हमने भेज दिया, इधर की योगी सरकार करे कि सब पैदल ही आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं की। देखिए आंकड़े जो कागज़ पर जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन आंकड़ों और सच्चाई में बहुत अंतर है। क्योंकि आंकड़ों में और सच्चाई में बहुत ही अंतर है। महाराष्ट्र में जितने मजदूर हैं वो जब चलने लगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद पहले रोका कि कोई ना जाए। जब वहाँ पर मजदूरों की व्यवस्था नहीं हो सकती थी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खुद पहुँचाना चाहिए था, तरीका ये था। और महाराष्ट्र जब गवर्नमेंट नहीं पहुँचाई तो मजदूर अपने आप चल दिए, पैदल चल दिए, इधर चल दिए, बसों में चले, मारपीट हुई, पथराव हुआ, सब कुछ तो हुआ। तो इसके लिए जिम्मेदार तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। अगर वहाँ हो रहा है, यूपी में हो रहा है तो यूपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जहाँ होगा उस जिस स्टेट में जो होगा वो स्टेट जिम्मेदार है। सूरत में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है तो गुजरात सरकार जिम्मेदार है। उसके लिए आप जो है तमिलनाडु सरकार जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो कहीं न कहीं से यह दूसरी चीज़ है कि ये मजदूरों पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए इन लोगों को कि कौन कौन है। सवाल इस बात का है कि आप सरकारी आंकड़ा, खाली कागजी आंकड़ा पेश कर दे रहे हैं, फिर आ कहाँ से रहे हैं? पैदल मजदूर कहाँ से आ रहे हैं?
अगर आपने सबको पहुंचा दिया, सब चले आए, तो कहाँ से आ रहे हैं ये? तो ये चीज़ तो कम से कम इनको सोचना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लाने से तो काम चलेगा नहीं। आप मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचाइए। जी, धर्मेंद्र जी से अब इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आप बताइए, आप जो आंकड़ा तो आप दे रहे हैं, ठीक है, वो आपके आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो धरातल पर दिखते नहीं है कि इतने लोगों को आपने पहुंचाया। बसों में आपने पहुंचाया होगा, लेकिन यूपी तक तो बस ऐसी कोई पहुंची नहीं है। दूसरा, पैदल लोग जरूर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से पैदल चलकर, यहाँ तक कि कुछ की तो मौत भी हुई है। धर्मेंद्र जी, तो ये पैदल चलने वाले कहाँ से आए? क्या ये महाराष्ट्र से नहीं आए थे? बिल्कुल आपकी बात सत्य है। महाराष्ट्र की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है। महाराष्ट्र ने अपनी सीमा पर लाकर, क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा को वो पार नहीं कर सकते थे, अपनी सीमा पर लाकर छोड़ दिया। अब जो सीमा से मिले हुए प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, इन लोगों को सोचना चाहिए था कि उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। वो पैदल ही छोड़ दिए गए अन्य प्रदेशों द्वारा। लेकिन प्रश्न चिन्ह उत्तर प्रदेश सरकार धर्मेंद्र जी, वो आपकी सीमा में है और आप उनको बॉर्डर पर छोड़ देते हैं इस उम्मीद से कि दूसरी राज्य सरकार उनको छोड़ देगी। वो क्यों छोड़ेगी? वो आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना खून पसीना, अपनी पूरी मेहनत आपके प्रदेश को बढ़ाने में लगा दी, और आप ये कह रहे हैं कि हमने उनको बॉर्डर पर छोड़ दिया और दूसरी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। क्या दूसरी राज्य सरकारों से आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था? बिल्कुल बिल्कुल। जब व्यक्ति महाराष्ट्र की सीमा में घुसता है तो उन्हीं सीमाओं से होकर गुजरता है और उन राज्य सरकारों से बिहार के मजदूर हैं, तो मध्य प्रदेश और दूसरी सरकार कैसे जिम्मेदारी, पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। जिस समय लॉकडाउन लगाया था, सरकार ने सोचा क्यों नहीं कि इस तरह की व्यवस्था भी हो सकती है, ऐसी अव्यवस्था भी हो सकती है। धर्मेंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो कह रहे हैं आप उस पर अभी टीके भी रहेंगे। आप ये सरकार जो अजय जी कह रहे हैं, जरा बताइए कि जिम्मेदारी किस सरकार की बनती है? जो व्यक्ति महाराष्ट्र में है उसको महाराष्ट्र सरकार छोड़ेगी, या उसको छत्तीसगढ़ या झारखंड या उत्तराखंड या फिर हिमाचल की सरकार लेकर जाएगी? उसको छोड़ने की जिम्मेदारी किस सरकार की है? केंद्र सरकार को केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है। अपने जो प्रतिनिधि राज्य सरकारें हैं इनकी वो निर्वाह नहीं कर रही हैं, लेकिन अपनी कमियों का ठीकरा कहीं और फोड़ना है। जब केंद्र सरकार ने कहा था कि ट्रेन आप चलाइए, श्रमिक एक्सप्रेस आप चलाइए, तो आपने कहा कि नहीं जाने देंगे, व्यवस्था भी उनके लिए नहीं की, जाने भी नहीं दिया, फिर वो पैदल चले आए। वो बाद की बात है। मैं प्रारंभ कह रहा हूं, जब लॉकडाउन उन्होंने प्रारंभ किया तो आपको सोचना चाहिए था कि देश में ऐसी व्यवस्था फैलेगी, लेकिन आपने सोचा नहीं, आपने वार्ता नहीं करी किसी से, आपने तुरंत लागू कर दिया। यह आपकी तानाशाही थी। आपको अपने विपक्ष के लोगों से पूछना चाहिए था किस तरह से व्यवस्था बनाएं। अगर मजदूर पलायन करने लगा तो कैसे स्थिति को संभाला जाएगा, लेकिन आप नहीं संभाल पाए। बाद में आप जागरूक हो रहे हैं। यह सब कमी केंद्र सरकार की है, अब राज्य सरकारों पर, और जो कमियां हो रही हैं उन कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, दूसरों पर ठीकरे फोड़े जा रहे हैं। क्यों नहीं केंद्र सरकार ने जब कहा कि 85% हम रेलवे का किराया राज्य सरकारों को देंगे, क्यों नहीं महाराष्ट्र को दिया? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने बहुत सारी बातें कही, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई था नहीं, लेकिन मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब वो सारी बातें रखें। मनीष शुक्ला जी, धर्मेंद्र तोमर हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना के प्रदेश महासचिव हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो बसें चलाई, 7.5 लाख करीब लोगों को हम लोग लेकर आए, लेकिन हम लोगों ने सीमा उनको महाराष्ट्र के बॉर्डर पर छोड़ दिया। उसके बाद ये दूसरी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि उनको उनके राज्यों तक वो पहुंचा दे। इस तर्क से आप कितना सहमत हैं? इस तर्क को आप कैसे देख रहे हैं? ये तर्क भी नहीं है, ये झूठ का और उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रवासी आए उस बात तो लॉकडाउन के दौरान जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जाना चाहते थे, इन्होंने किसी को नहीं रोका, न भोजन की सामग्री दी। जब वो लोग एमपी में एंट्री किए हैं तो उनको कुछ सुविधाएं मिलना शुरू की और वहां के लोगों ने दिया। देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार विफल है। महाराष्ट्र और वहां रहने वाले सभी लोगों के साथ धोखा कर रही वहां की सरकार। अगर ठीक से जांच हो जाएगी तो वहां की स्थिति बहुत भयावह है। मैं तो कहना चाहता हूँ मित्र जो बैठे हैं शिवसेना के आपके चैनल पर, कि कम से कम महाराष्ट्र के साथ धोखा न करें। राजनीति होती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहां से जाने देने के लिए विवश किया गया, वहां खाने की भी व्यवस्था नहीं की गई। वहां जिस तरीके से लोग पैदल वहां से चले हैं, आप लोगों ने स्वयं दिखाया कि 1500 किलोमीटर दूर आए और उत्तर प्रदेश की सीमा के आने के पश्चात उनको व्यवस्थाएं दी गई, और ये खुला सत्य है।
अभी मैंने अंतिम में सुना कि कह रहे थे कि 85% केंद्र ने क्यों नहीं दी। भैया केंद्र ने दिया है, 15% आपने वसूला है, क्योंकि केंद्र आपको नहीं देने वाला था, केंद्र रेलवे को भुगतान करने वाला था। तो आप कहा उसमें बीच में आगे जो आप कह रहे हैं कि हमको नहीं दिया, क्या 85% केंद्र महाराष्ट्र सरकार को देता? क्या कम से कम सामान्य बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए, तर्क तो कम से कम ठीक से दीजिए, सत्य तो प्रतीत हो, झूठ हो तो भी, लेकिन 85% रेलवे को देना, ये कह रहे हैं कि केंद्र ने हमको नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि इनके पास तर्क भी नहीं बचा है। और कोरोना काल में, कोरोना जैसी विभीषिका के समय में महाराष्ट्र की सरकार ने जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, उससे निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता का ठीक है, धर्मेंद्र तोमर जी उंगली उठाई आपने, जी रिएक्शन दीजिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि 85% हमने जो केंद्र सरकार को देना था वो दिया ही नहीं गया। रेलवे को तो देते, लेकिन पूरा किराया, पूरा खर्चा महाराष्ट्र सरकार वहन कर रही है, पूरा खर्चा वहन किया महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का दिया ही नहीं। मैं कहना नहीं चाहता, आप सफेद झूठ आप बोल रहे हैं। देश क्या है और स्थिति ये हो गई कि जिस समय शायद जब पता था दुनिया में कोरोना फैल रहा है और भारत सरकार को सोचना चाहिए था कि जब कोरोना फैल रहा है तो पूर्व में व्यवस्थाएं भारत में इस तरह की हो जाएंगी। अच्छा, कितनी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली है बाद में जब अव्यवस्था फैल गई पूरे देश के अंदर, पूरे देश में अव्यवस्था फैला दी गई, उसके बाद आपने आरोप करने प्रारंभ कर दिए। आप कह रहे हैं केंद्र ने नहीं दिया, तो मुझे कुछ फिगर आप दे दीजिए, कितनी ट्रेन चली? केंद्र ने ट्रेन दी, लेकिन ट्रेन का किराया नहीं दिया। किराया राज्य सरकार, किराया किसको देना था? कहना ये ट्रेन दी, लेकिन वो उस रेलवे को देना था, लेकिन रेलवे को नहीं दिया। हम कह रहे हैं ना इस बात को, रेलवे तक पहुंचाया नहीं। महाराष्ट्र को उसका जीएसटी का किराया नहीं दिया, पूरा जीएसटी का नहीं दिया। पैसा नहीं भी मिला आप लोगों को, क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? मैंने मान लिया, चलो आपके इस लॉजिक को मैंने मान लिया, वैसे मानने वाला तो लॉजिक नहीं, लेकिन मैंने मान लिया, चलो, लेकिन आपकी नैतिक कुछ जिम्मेदारी थी क्या? उसी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह, उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए बसों के द्वारा 7.5 लाख बसों, मैं कह रहा हूं बसों के द्वारा 7.5 लाख श्रमिक पहुंचाए और बाकी ट्रेन के द्वारा पहुंचाए, उस पर भी किराया राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। स्थिति ये है। मैं रमेश जी से जरा कमेंट ले लेता हूँ, एक कमेंट लेता हूँ, ठीक है? आप फोड़ना है और गला फोड़ना है, शायद तैयारी के साथ ही नहीं आए। रमेश जी, बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद बसों की लाइन लगा देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को पैसे का इंतजार है कि केंद्र पैसा देगा तो वो बसों को, ट्रेन को चलाएंगे। भाई बस जो महाराष्ट्र सरकार भेज रही है, तो महाराष्ट्र सरकार पैसा दे, केंद्र क्यों उसको पैसा देगा? केंद्र सरकार क्यों पैसा देगा? सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जितने मजदूर थे वो वहाँ काम कर रहे थे, या तो आप रोकते नहीं, उनको शुरू में ही भेज देते हो जाने के लिए कह रहे थे, आपने रोक दिया, और जब उनको खाना पीना नहीं मिला सड़क पर आए, तब जो है उसको रोकना शुरू कर दिए और ले जा करके आप अपने बॉर्डर छोड़ दिए। आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पहुँचाओ, तमिलनाडु सरकार पहुँचाए, आप मजदूर ले जा करके बॉर्डर क्यों छोड़ रहे हैं? जो जहाँ का वहाँ तक आप अपनी बस और ट्रेन से पहुँचाइए, वो तो आपने पहुँचाया नहीं। सड़कों पर आज भी मार रहे हैं। हम लोग बनारस में रहते हैं, यहाँ पर सब महाराष्ट्र से भागे हुए पैदल चले आ रहे हैं, रास्ते में मर जा रहे हैं, भूखों कर रहे हैं। कैसे मान लें कि ये सड़क पहुँचाए हैं बसों से? इनकी बसें कहाँ थी? महाराष्ट्र की तो एक भी बस नहीं आई यहाँ यूपी में। वो कह तो नहीं कि बॉर्डर तक छोड़कर गए हैं, वो बसों को सिर्फ बॉर्डर तक ही लोगों को छोड़ दिया। मनीष जी, सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार विफल है, तो विफल सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ही है, ये विफल गुजरात की सरकार भी है, क्योंकि वहां से भी उतनी बड़ी संख्या में लोग निकले। और दूसरा जी, नवाब मलिक ने एक बात भी कही, उन्होंने ये कहा कि हम तो तैयार थे, प्रदेश की योगी सरकार तैयार नहीं थी, वो आनाकानी कर रही थी। वो ये कह रही थी कि जो भी आएगा उसका मेडिकल जांच करवाई, उसकी कोरोना की टेस्ट आप करवाई। तो कह रहे 30 लाख लोग थे, उनके टेस्ट करवाते तो महीनों लग जाते। तुम आनाकानी योगी सरकार ने भी की। देखिए, दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग प्रेस के लोग हैं, सभी तरफ आपकी निगाहें होती हैं। आनंद विहार में जब 4 लाख श्रमिक वर्ग के लोग एकत्रित हुए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कुशलता से पहुंचाया, कहीं क्यों नहीं हुई। कोटा से हम विद्यार्थियों को लेकर आए, कहीं जानकारी किसी को नहीं हुई, सब सम्मान पहुंच गए। हरियाणा से जो मजदूर आए वो आराम से आ गए, लेकिन महाराष्ट्र और पंजाब और राजस्थान से सबसे बड़ी समस्या आई। दूसरी बात, कितनी गैर जिम्मेदाराना और अतार्किक बात कह रहे हैं
कि ट्रेनों का किराया महाराष्ट्र सरकार को क्यों नहीं दिया। रेल मंत्री का बयान आप लोगों ने देखा होगा, कम से कम अगर जो शिवसेना के साथी बैठे उन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा जी। कि रेल मंत्री पहले दिन से तैयार थे, जहां से ट्रेन चलनी थी वहां की सरकार को अनुमति देनी थी। बाद में विवश होकर केंद्र सरकार ने तय किया कि हम राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, हम ट्रेन चलाएंगे। अब ट्रेनों से लोग चले आ रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन का किराया, कौन सा ट्रेन का किराया मांग रहे हैं भैया? ये तो मैं आज आश्चर्य की बात मुझे लग रही है कि केंद्र सरकार को पैसा देना रेल विभाग को है, मांग रही है महाराष्ट्र सरकार। ये कैसे लोगों को शिवसेना बैठाती है आपके चैनल पे, मुझे नहीं पता। इनसे आपने पूछा कि कितनी ट्रेनें चली, मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश में कितने लोग आए, मुझसे पूछे, मैं रिकॉर्ड से बता दूं। आज कल की डेट तक 23 लाख कामगार और श्रमिक पूरे देश से उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं। उसमें महाराष्ट्र से भी, पंजाब से भी, सूरत से भी, हरियाणा से भी, कोटा से भी और दिल्ली से भी, मिला के 23 लाख लोग आ रहे हैं। हमने ये कहा था और ये सरकार, केंद्र सरकार ने निर्णय दिया था कि जो लोग भी यात्रा करेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि साजिश के तहत महाराष्ट्र सरकार ने स्क्रीनिंग नहीं की, क्योंकि स्क्रीनिंग करती है, अगर उनको कोरोना निकलता। क्या ये साजिश गुजरात सरकार ने भी की थी, क्योंकि वहां से भी श्रमिक पैदल ही आए हैं? जी, श्रमिक पैदल तो गुजरात से भी आए हैं। देखिए, शुरू के समय में कुछ जगह, सभी जगहों से श्रमिक पैदल चले हैं, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा ट्रेनें सूरत से आई हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। अब पिछले 4-5 दिनों से महाराष्ट्र से ट्रेनें आ रही हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने कॉपरेट किया था, जितनी आवश्यकता थी ट्रेनें चलाने में उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया। महाराष्ट्र की सरकार ने कोई सामंजस्य स्थापित नहीं किया। राजस्थान सरकार की बात करें तो उन्होंने तो कहा कि जयपुर और भरतपुर में उतर जाओ, ट्रक में बैठ जाओ, हम यूपी बॉर्डर पे ट्रेन बस बसे देंगे। तो ये पूरे देश ने देखा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति मत करिए। महाराष्ट्र सरकार विफल है। जो उत्तर प्रदेश का श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया, हम उनकी चिंता कर लेंगे। हमने तो नीति बना दी, कल हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिक को जब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको सोशल गारंटी जरा धर्मेंद्र जी से रिएक्शन भी ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, सवाल ये है कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का आपका गठबंधन है और तीनों के तीनों बढ़ चढ़ कर कहती है कि श्रमिक हमारे हैं, हम श्रमिकों के हैं। तो आप इतने ही उनके हैं कि उनको सिर्फ बॉर्डर तक ही आप छोड़ पाए, उनके घरों तक उनको नहीं पहुंचा पाए? ये बॉर्डर तक भी इन्होंने नहीं छोड़ा। नहीं, जिस राज्य की सीमाएं जहां तक होंगी उसको वहीं तक छोड़ा जाएगा। राज्य की सीमाओं को पार करने का फिर दायित्व आता है तो दूसरी राज्य सरकार, बैंगलोर से, सूरत से, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कहां ट्रेनें नहीं जा रही हैं? वो प्रदेश सरकारें कैसे भेज रही हैं? हाँ, ट्रेन की बात अलग हो रही है और जो सड़कों पर चल रहे हैं उसकी बात अलग हो रही है। दोनों को मिक्स ना करें, दोनों चीजें अलग हैं। जो सड़कों पर चल रहे थे उनको बॉर्डर पर छोड़ा जाता है, जो ट्रेनों से चल रहे थे उनको उनके स्थानीय स्टेशन। लेकिन स्थिति ये हो रही है कि अगर ट्रेन मेरठ के लिए चली है तो पहुंच गई गोवा। सफेद छूट है। अरे आपकी तो ट्रेनें भटक गई, आप अपनी भटकी हुई ट्रेनों को नहीं रोक पाए और उसमें मजदूर बिलखते रहे भूखे प्यासे। आप 60-60 घंटे मजदूरों को भूखा और प्यासा ट्रेनों में बंद रखा, उन्हें कैद कर दिया। आपने मानवता खत्म कर दी। आपकी ट्रेनें चलती कहीं के लिए नहीं, पहुंचती कहीं नहीं। कौन जिम्मेदार है उन मजदूरों के भूखे बच्चों को देखने के लिए? आपने इस तरह की व्यवस्था फैलाई है। ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार फेल है। केंद्र सरकार की व्यवस्था है, केंद्र सरकार की ट्रेन है, अच्छा वो अव्यवस्थित है। तो धर्मेंद्र जी, मैं इसको व्यवस्था मानूं कि मजदूर महाराष्ट्र में पैदल चलता रहा, वो व्यवस्थित है। महाराष्ट्र के बस स्टैंड पर, महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की, प्रवासियों की भीड़ लगती रही, वो व्यवस्था है? क्या वो व्यवस्था है? वो सीधा एक खेल खेला गया था, जिस खेल को महाराष्ट्र सरकार ने फेल कर दिया। ये और वो उसमें जो लोग नंगे हुए उनको गिरफ्तार भी किया गया। ऐसा नहीं है जो खेल खेला जाए और पकड़ा ना जाए। जो खेल खेलेगा वो पकड़ा भी जाएगा। लाखों लोग सड़कों पर थे। आप कह रहे हैं कि वो खेल खेला गया था, खेल के तहत वो आए थे। वो जो लाखों लोग थे, उन 7.5 लाख लोगों को हमने बसों द्वारा पहुंचाया है। वो 7.5 लाख लोग पहुंचे हैं बसों द्वारा, जो सड़कों पर थे। मैं सड़क की बात कर रहा हूं, ट्रेन अलग। ट्रेन तो भटक गई इनकी केंद्र सरकार की। रोज समाचार पत्र बता रहे हैं कि ट्रेन चलती कहां के लिए और पहुंचती कहीं के लिए। इन्हें अपनी ट्रेन काबू में नहीं है। ये आम मजदूरों को क्या रखते? ये आम मजदूरों का आंकड़ा मांग रहे हैं, ट्रेनों को काबू में नहीं रख पाए। केंद्र सरकार की ट्रेनें फेल हो गई। मनीष जी,
देखिए देखिए अपनी मुझे ट्रेनों को बहुत दुख के साथ पहले कहना ट्रेन पड़ देखो, रहा है आपकी ट्रेन कि भटकी हुई थी, जो मजदूरों गरीब मजदूर श्रमिक 60 घंटे भूखा प्यासा रहा है उसमें, जिनके 60 घंटे। जिनको कौन जिम्मेदार होगा? धर्मेंद्र जी, मानवता आपने बात रख ली है, जरा उनको भी सुन खाया लीजिए, आप लोगों ने। उनको भी सुन आप लीजिए किस जरा। दृष्टि से बैठे हुए लोग हैं? ठीक है, आपने बसें चला दी है, जरा सुन लीजिए, वो भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, देखिए मनीष जी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो कामगार श्रमिक मजदूर जिनकी खून पसीने से मुंबई जैसा शहर खड़ा होता है, उनको इन लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया। आज कह रहे हैं कि वो लोग जो पलायन कर गए वो खेल खेल रहे थे। इससे बड़ा निर्लज्ज बयान और नहीं हो सकता। शिवसेना को माफी मांगनी चाहिए। और अगर मैं खेल आप लोग खेल रहे थे, मैंने कहा खेल आप लोग खेल रहे थे, खेल आप खेल रहे थे, आपके द्वारा खेला हुआ खेल है, आपके द्वारा व्हाट्सएप पर फैलाया हुआ खेल है। एक बस आप बातों को डाइवर्ट ना करें, अगर किसी ने कवर की आप हो, बातों को डाइवर्ट ना किसी करें, ने खेल चैनल आपके पर द्वारा दिखी खेला हो, गया। सीमा पे दिखी हो। देखिए ये इस तरह से डिबेट कैसे चलेगी? मैं तो कह रहा हूं ना कि महाराष्ट्र सरकार की एक बस अगर किसी के कैमरों ने कवर की हो, जो किसी सीमा पे दिखी हो, चलिए उत्तर प्रदेश की सीमा तक नहीं आई, मध्य प्रदेश की सीमा पर अगर देखी हो, गोवा की सीमा पर अगर देखी हो, क्या उनसे लगी हो किसी ठीक सीमा है, पर? रमेश पास जी रिकॉर्ड से है, आप- रमेश जी से एक आपको रिएक्शन ले लेते हैं, सारे चूंकि रिकॉर्ड वक्त की भी उपलब्ध करा कमी है। दूंगा। रमेश जी, आप हमारे इस खेल पास को क्या सारे समझ पा वीडियो रहे है, हैं? सारे ये रिकॉर्ड खेल है। किधर से हम कौन आपको कैसे उपलब्ध खेल करा रहा है? देंगे। आप क्या देख पा रहे हैं? कैसे आप समझ पा रहे हैं इसको, ये खेल? जब कमियां दिखाई देने लगी तो उन कमियों को छुपाने के लिए अब देखिए खेल ये खेले लोग जा रहे हैं। नेता लोग हैं, आरोप आप लगाए अपनी जा अपनी रहे हैं, बात कर प्रत्यारोप रहे हैं लगाए जा रहे नेतागिरी हैं, की। असलियत अपनी ये है कमियों को कि छुपाने का काम किया जा रहा है। असलियत यह है कि महाराष्ट्र के जो मजदूर नहीं आए, महाराष्ट्र से जो मजदूर नहीं आए और महाराष्ट्र के मजदूर जो पैदल चले, मूल रूप से जो दोष है वो तो केंद्र सरकार का पूरी तौर पर दोषी है इस मामले में। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसमें महाराष्ट्र सरकार दोषी है, क्योंकि उन्हें बॉर्डर नहीं छोड़ना चाहिए था। या तो वो महाराष्ट्र में रोक करके उनके खाने पीने की व्यवस्था करते, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जिस स्टेट में के मजदूर थे उनसे ये बातचीत करके कोऑर्डिनेट करके और उस स्टेट में भेजते। दूसरा, ये काम गुजरात में भी गलत हुआ है। सूरत में तो बाकायदे तोड़ फोड़ आगजनी पथराव हुआ है। सूरत की वही गति रही है जो महाराष्ट्र की गति रही है। दोनों राज्यों में कोई अंतर नहीं रहा इस चीज़ को लेकर के। और ये सब के साथ मिल करके खाली राजनीति कर रहे हैं। किसी ने मजदूरों को पहुंचाने का जिम्मा नहीं लिया कि अब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए। बस वो रेलवे और बस से छोड़ रहे हैं, खाली वो वक्तव्य चल रहा है। कुल मिलाकर खेल तो हुआ है, मजदूरों के साथ खेल हुआ है, अभी भी श्रमिकों लोग के साथ। मजदूर चूंकि पैदल वक्त चले की आ कमी रहे हैं। है, आपको रोकना पड़ेगा मुझे। रमेश जी आपका, बिल्कुल मनीष जी आपका और धर्मेंद्र जी आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि खेल हुआ है और वो खेल खुलकर अब सामने भी आ रहा है कि मैदान में कौन कौन था और किस तरीके से खेल खेला गया। वो प्रवासी मजदूर पैदल चला है, पैदल पहुंचा अपने प्रदेश तक 1500 2,000 किलोमीटर। और अब सरकार कहने कि हमने तो बसें चलाई, हमने ट्रेनें चलाई, लेकिन वो बसें ट्रेनें न जाने कहाँ चली, जो प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंच ही नहीं पाए कभी। उनको पैदल ही अपने दोनों पैरों से ही अपने प्रदेशों तक पहुंचना पड़ा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा।